बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भाई आज का जो लेक्चर है वो हमारा लेक्चर नंबर 6 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, क्योंकि 5 लेक्चर तो हमने कवर कर लिए हैं और वहाँ हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक डिस्कस किया था। आज हम उसके केसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं कि कब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, और एक थर्ड केस आएगा जिसके अंदर हम अ, जो डॉट प्रोडक्ट हैं उनकी डेफिनीशन को इन्वॉल्व करते हुए थर्ड केस को हम लेकर के चलेंगे। तो भाई आपसे एक बात करना चाहते हैं कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हम केसेस को देखना चाहते हैं भाई केसेस कौन कौन से हैं। जो नंबर 1 सबसे पहला केस है, सब फर्स्ट केस है केस नंबर 1। केस नंबर 1, केस नंबर 1 जो है वो उसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे। बट मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा कि कब फ्लक्स मैक्सिमम कब मिनिमम होगा। क्वेश्चन ये आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, इस तरह से पूछा जाता है कि व्हेन एवर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम एंड व्हेन इट विल बी मिनिमम। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर के अंदर आते हैं। तो उन केसेस को हमने कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए भाई, सबसे पहले हम केस नंबर 1 लिखने जा रहे हैं। हम लिखेंगे when E vector and A vector, when E vector and A vector are parallel are parallel to each other, parallel to each other। तो यहाँ पे भाई पहला केस क्या है, पहला केस हमारा है कि अगर E वेक्टर और A वेक्टर आपस में पैरेलल हो तो उनके दरमियान जो बनने वाला एंगल होगा वो 0 के बराबर होगा। When the two vectors are parallel to each other, then the angle between them is 0 degree। अब हम सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का लिखेंगे फॉर्मूला। As we know that electric flux is basically equal to E vector dot A vector। या अगर डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो फिर वो बनेगा E A into cos of theta। सिंस इसके सामने ही हम एक रीजन लिखने जा रहे हैं, सिंस E वेक्टर इज पैरेलल टू A वेक्टर, अगर E और A आपस में पैरेलल हो जाते हैं देन द एंगल बिटवीन देम इज क्या आ जाएगा 0। और हमें पता है cos 0 पे क्या होता है भाई, cos 0 पे तो होता है 1। तो cos 0 पे 1 होने के बाद ये सिंपल बचेगा E इंटू ए। उस वक्त हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा उसकी वैल्यू होगी मैक्सिमम। अब अगला क्वेश्चन ये है कि सर आपको कैसे पता कि ये मैक्सिमम हो गया। वो भाई इसका आंसर ये है क्योंकि हमें पता है cos की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है +1 और जो मिनिमम वैल्यू है वो है -1। तो इसलिए हमने, क्योंकि कॉज की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही आ गई है, इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन इसकी हमने डायग्राम नहीं कंस्ट्रक्ट की। हम इसकी डायग्राम को आपके सामने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से होगी कि फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है और इस सरफेस को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये क्या कर रही है इसके अंदर, यानी यूँ समझ लें कि ये जो डायग्राम है इसके अंदर एरिया वेक्टर और ई वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है। यानी पैरेलल होने का मतलब ये है कि यहाँ पे एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन में। अभी आपको बताएंगे भी सही कि ये इस तरह कैसे मुमकिन है। हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि ये बेसिकली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं जो सारी की सारी इस सरफेस के अंदर से पास कर रही हैं। जब सारी की सारी लाइंस ऑफ फोर्सेस इस सरफेस में से पास करती हैं तो पास होने के बाद हम कहते हैं क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू दिस सरफेस सो इट्स फ्लक्स इज मैक्सिमम। अब मैं इसकी रीज़न बता देता हूँ। देखिए भाई, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सरफेस इस तरह से अज्यूम कर लें कि जैसे ये डस्टर है, तो हमें एक चीज़ बताई जाती है कि उस साइड पे एक सोर्स चार्ज पड़ा हुआ है। अज्यूम करें कि वो पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस डायरेक्शन में आ रही हैं। हम क्या करते हैं, हम इस डस्टर को इस तरह से, यानी इस तरह नहीं बल्कि इस तरह क्या करते हैं, उस उन लाइंस ऑफ फोर्सेस के सामने रख देते हैं। जैसे ही सामने रखेंगे तो सारी की सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसमें से पास होंगी। अब हमें पता है, लास्ट टाइम हमने ये बताया था कि ये जो है ये इस चीज़ की, इस सरफेस की लेंथ है और ये उसकी विड्थ है। जब लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर आता है एरिया। बट हम जो बात कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं एरिया वेक्टर की। अब एरिया वेक्टर के साथ क्या होगा, जब ये चीज़ जो है ये सरफेस होती है, इसको सरफेस बोला जाता है। और लास्ट टाइम हमने बताया था एरिया वेक्टर हमेशा एरिया या सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। इट मींस दैट एरिया वेक्टर की तो वो डायरेक्शन हो गई और जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आ रही हैं उनकी भी सेम वही डायरेक्शन है। इट मींस दैट इंटेंसिटी की भी वही डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की भी वही डायरेक्शन है। सो
बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर देन द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। सो कॉस 0 पे क्या हो गया, 1 हो गया, तो हमारे पास फ्लक्स मैक्सिमम आ गया। अब आपकी बुक के अंदर इसको कैसे लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है भाई, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सरफेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। हालांकि अभी मैंने क्या बोला, मैंने कहा व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सरफेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर वो परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी वजह क्या है, तो भाई हमने कहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर में अगर एंगल क्या हो, अगर उनके दरमियान वो दोनों पैरेलल हों तो एंगल 0 होता है। बट जहाँ पे सरफेस का जिक्र आ जाता है तो एरिया वेक्टर और सरफेस दो डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक। यानी सरफेस जो है, यानी ये वाली सरफेस, अगर ये सरफेस सर्विस की ये डायरेक्शन होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये डायरेक्शन, तो इट मीन्स दैट वो परपेंडिकुलर है। लेकिन एरिया वेक्टर उसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी उसी डायरेक्शन में है, इट मीन्स दैट एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल हैं, लेकिन जो सरफेस है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर है। तो ये एक ही कंसेप्ट है, ये डिफरेंट नहीं है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया और हमने इसकी डायग्राम को भी कंस्ट्रक्ट कर दिया कि कब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। हमारे पास दूसरा केस चलता है, सेकंड केस, केस नंबर 2। और केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 में हम ये बात लिखेंगे, हम लिखेंगे व्हेन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये दोनों क्या हो जाएं, परपेंडिकुलर हो जाएं एक दूसरे के साथ, तो क्या होगा। पहले हम अब डायग्राम को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। अज्यूम करें कि ये इसकी डायग्राम है कुछ इस तरह की, यानी ये जो सरफेस है ये हमने लिटा के रख दी है और जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो सारी की सारी इसके ऊपर से पास हो रही हैं। इट मीन्स दैट इसमें से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर नहीं रही, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं पास हो रही और इसका एरिया वेक्टर जो है वो अपवर्ड में है। इट मीन्स दैट ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहले सरफेस हमने इस तरह से रखी थी, अब हम इस सरफेस को यूं इस तरह से कंसिडर कर रहे हैं। अब क्या होगा, अब भाई अब ये है सरफेस और ये है सरफेस एरिया। इट मीन्स दैट सरफेस एरिया तो परपेंडिकुलर हो गया किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रही हैं। जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो उनके दरमियान एंगल बनता है 90 डिग्री। तब इसका कॉन्सेप्ट जो आपकी बुक में मौजूद है वो क्या है, वो कहता है ये है सरफेस, तो सरफेस तो ये वाली है, सरफेस एरिया जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर। लेकिन अगर सरफेस को देखा जाए तो सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों पैरेलल हैं। यानी हमने ये देखा कि सरफेस या फिर जिसका दूसरा नाम होता है एरिया, एरिया या सरफेस जो है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पैरेलल है, बट एरिया वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर है और एंगल भी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान में होता है, इसलिए हमने वहाँ पे 90 ही पुट करना है। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, वो तो इसी तरह से लिखा जाएगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दोबारा उस डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर लें तो फिर वो बनेगा ई ए इंटू कॉज ऑफ थीटा। और इसके सामने हम रीज़न देने जा रहे हैं, सिंस ई वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर देन द एंगल बिटवीन दैम इज़ 90, तो ये बनेगा भाई cos ऑफ 90। तो हमें पता है cos 90 पे वैल्यू होती है 0। इट मीन्स दैट देयर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिकम्स इक्वल्स टू 0। इट मीन्स दैट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है मिनिमम। अब हम एक थर्ड केस को कंसिडर करने वाले हैं जो इसका लास्ट केस है, और वो केस क्या है, उसके अंदर हम इस तरह की सर्फेसिस जो हैं उनको कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे, बल्कि उसमें क्या होगा, हम लिखेंगे व्हेन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर आर, और अब इस चीज़ को मिटा देंगे, ना तो पैरेलल है भाई ना परपेंडिकुलर है। इट मीन्स दैट सरफेस जो है वो चेंज हो चुकी है। कैसे बनेगी, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे वो आपको बता देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर आर नीदर पैरेलल, ऐसे ड्रॉ करते हैं, नॉर परपेंडिकुलर। भाई ना तो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है भाई जो हमने सरफेस पहले इस तरह से रखी हुई थी, अब वो सरफेस ऐसे नहीं है बल्कि उसको हमने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है, चेंज कर दिया, उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो चुकी है। इट मीन्स दैट वो सरफेस जो है वो कुछ इस तरह की है। अब
यानी चेंज हो चुकी है, उसकी डायरेक्शन बदल चुकी है। अब वो कुछ इस तरह की है सरफेस, ठीक। जब वो सरफेस कुछ इस तरह की होगी, अब क्या होगा भाई, अब इसमें से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपर पोर्शन में से तो पास कर जाएंगी और कुछ फील्ड लाइंस इसमें से गुजर जाएंगी, ठीक। कुछ लाइंस जो हैं वो इसमें से पास हो जाएंगी। अब होगा क्या भाई, देखें, होता ये है कि जब ये सरफेस टेढ़ी हो चुकी है, अब क्या होगा सर, ये उसकी सरफेस है और ये उसका सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इट मीन्स दैट अगर हम ये अज्यूम भी कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी डायरेक्शन में है, मतलब है भी उसी डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तो ये डायरेक्शन है, लेकिन एरिया वेक्टर जो है वो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। इट मीन्स दैट एरिया वेक्टर की तो ये वाली डायरेक्शन है, और ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ कुछ एंगल बना रही है। देखा जाए तो अब मैं इसको ज़रा बड़ा करके बनाता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास इस डायरेक्शन में है जो कि स्ट्रेट लाइन है, लेकिन एरिया वेक्टर जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, और वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ कुछ एंगल बना रही है। हम क्या करते हैं, ए के दो कंपोनेंट्स बना लेते हैं। एक वो कंपोनेंट है जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है एरिया वेक्टर का, और उस वेक्टर उसके कंपोनेंट को लिखा जाएगा ए वाई, और दूसरा वो कंपोनेंट होगा जो इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, और वो होगा ए एक्स। इट मीन्स दैट अगर ए एक्स को ज्यूम किया जाए तो ए एक्स बनता है ए कॉस थीटा, जबकि ए वाई बनता है ए साइन थीटा। तो हम डॉट प्रोडक्ट के अंदर, या फिर आप इस तरह से समझें कि हम सिर्फ और सिर्फ एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट उठाएंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में होगा। हमें पता चल रहा है सर, एरिया वेक्टर का ए वाई कंपोनेंट एक ऐसा कंपोनेंट है जो ई वेक्टर की डायरेक्शन में नहीं है बल्कि उसके परपेंडिकुलर है, लेकिन एक जो कंपोनेंट है वो उसका सपोर्टिव कंपोनेंट है जो ई वेक्टर को सपोर्ट कर रहा है। और वो कौन सा कंपोनेंट है सर, वो तो ए एक्स कंपोनेंट है। ए एक्स इज द कंपोनेंट विच इज द सपोर्टिव कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो वी अज्यूम इट। तो हम उसको तो अज्यूम कर लेंगे। इट मीन्स दैट अब फ्लक्स की टोटल डेफिनेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर, यानी ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय, आगे क्या लिखेंगे भाई, ये जो हमने ड्रॉप किया है इसको कहते हैं स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ई वेक्टर। तो हम इसको लिखेंगे स्केलर प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन। किसका स्केलर प्रोजेक्शन, चले मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, ये बनेगा भाई स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ई वेक्टर। तो ये स्केलर प्रोजेक्शन ए ऑन ई, इसका मतलब होता है ए कॉस थीटा, और अगर होता ये ई ऑन ए तो फिर होता ई कॉस थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर है, इट मीन्स दैट ई वेक्टर का तो हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे विच विल बिकम्स इक्वल टू, ये आ जाएगा ई ए इंटू कॉज ऑफ थीटा। और यही जो चीज़ है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये तो होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट नहीं आता, क्योंकि हम पहले लिख चुके हैं ई वेक्टर एंड ए वेक्टर आर नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। तो यहाँ तक तो आज का हमारा टॉपिक था, यानी हमने इनके केसेस को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक अगर एक चार्ज को एक सरफेस में क्लोज कर दिया जाए तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह का होगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।